नमस्कार दोस्तों, देश दशा दिशा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरती। आज हम बात करेंगे इतिहास के पन्नों में दर्ज उस महासंग्राम की जिसने देश को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। त्रासदी की इस आग में सारा देश झुलस कर रह गया था। खून से लथपथ भारत की भूमि सिहर उठी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस भीषण युद्ध के बारे में जो आज से ठीक 58 साल पहले यानी कि 20 अक्टूबर 1962 को जब भारत की छाती को खून से रंग दिया गया था। इस युद्ध ने भारत को ऐसा जख्म दिया था जिसकी पीड़ा आज भी हर भारतवासी अपने सीने में महसूस कर सकता है। आज हम आपको युद्ध की उन तमाम पहलुओं से रूबरू कराएंगे जिसने हमारे देश की दिशा और दशा को तबाही की ओर मोड़ दिया था। आइए देखते हैं कि कैसे चीन ने दोस्ती की आड़ में दगाबाजी की और अपने नापाक इरादे से भारत की धरती को लहूलुहान कर दिया था। तारीख 20 अक्टूबर 1962 की वो सुबह जब सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता अरुणाचल प्रदेश की धरती पर अपनी रोशनी बिखेर रही थी। देश एक नई सुबह के साथ अपनी आंखें खोल रही थी। तभी अंधकार के साये में डूबता जा रहा था हिंदुस्तान का वजूद। दोस्ती की आड़ में दगाबाजी करने वाला चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। 19 अक्टूबर की रात कायरों की भांति फरेब से भारतीय सैनिकों पर गोलियां चलाई गई। चीन ने छल से भारत के साथ विश्वासघात किया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1962 के भारत चीन युद्ध ने देश को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। जिस हिंदुस्तान ने चीन के साथ दोस्ती की वो सारी रस्में निभाई, जिसने दुनिया के मंच से तिरस्कृत चीन का ढाल बनकर दोस्ती की नई परिभाषा गढ़ी, उसी चीन ने हर कदम भारत को धोखेबाजी और कपट से दोस्ती की मर्यादा को कलंकित किया। भाइयों, बहनों, साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए और करते जाते हैं। जहाँ के एक बहुत ताकतवर दुश्मन जिसको जरा फिक्र न शांति की थी, न शांति के तरीकों की, उसने हमें धमकी दी और उस धमकी पर अमल भी किया। इसलिए वक्त आ गया है कि हम इस खतरे को पूरी तौर से समझें। युद्ध की पूरी दास्तान जानने से पहले ये जान लेते हैं कि दोनों देशों के बीच विवाद क्या था। दरअसल 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ, जिसमें कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे के विकास में सहायक बनेंगे, न कि बाधक। और समझौते के तहत भारत ने भी बिना मन से तिब्बत में चीन का शासन को स्वीकार किया। लेकिन धीरे धीरे इस समझौते से चीन पीछे हटता गया और अपनी विस्तारवादी नीति को आगे रखकर दोनों देशों के बीच खींची गई मैक-मोहन रेखा का बार बार उल्लंघन करने लगा और यह लड़ाई इसी उल्लंघन का नतीजा था। देश की आज़ादी की महज 15 साल बाद देश को अप्रत्याशित युद्ध से जूझना पड़ेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। जिस रात चीन ने भारत पर हमला किया था, तब बॉर्डर पर भारतीय सैनिक महज 10 से 20 हजार थे, जबकि चीनी सैनिकों की संख्या 80 हजार थी। चीन ने भारत पर सुनियोजित तरीके से हमला किया था। चीन की रणनीति पहले से तय थी, जबकि भारत को हमले की हवा तक नहीं थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि चीन उस पर हमला कर सकता है, इसलिए भारतीय सेना की तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। बावजूद इसके भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया। जिस वक्त युद्ध हुआ उस समय प्रधानमंत्री नेहरू देश से बाहर गए हुए थे और देश के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन भी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क चले गए थे और सेना के अध्यक्ष जनरल कॉल छुट्टियों पर थे। ऐसे समय में चालबाज चीन चोरों की भांति छिपकर घात लगाए बैठा था। चीनी सेना हर मोर्चे पर भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल और पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया।
चीन ने 21 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित 2 क्षेत्रों में से एक को अपनी वापसी की घोषणा कर दी। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए थे, जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया। ये युद्ध पूरा 1 महीना चला। सरकार की उदार नीति और भाईचारे की विदेश नीति को चीन ने भारत की कमजोरी समझ लिया था। चूंकि आज़ादी के बाद देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता था, इसलिए पूरा पैसा कृषि में निवेश किया गया, भारी उद्योगों में निवेश किया गया, बांध और परियोजना बनाने में लगाया गया, संयंत्र बनाने में लगाया गया। इसलिए सीमा सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। भले ही भारत युद्ध हार चुका था, लेकिन देश ने इसे एक सबक के तौर पर लिया। सेना का आधुनिकीकरण किया गया ताकि भविष्य में ऐसी नौबत से बचा जा सके। एंडरसन भगत की सीक्रेट रिपोर्ट में युद्ध के हार के हर पहलुओं का विश्लेषण किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल एंडरसन और ब्रिगेडियर पीएस भगत ने अपनी रिपोर्ट में ढूंढने की कोशिश की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि हार के लिए नेहरू की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। भाईचारे की विदेश नीति से ही भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। सैनिकों की खराब तैयारियां और संसाधनों की कमी भी हार के कारणों में से एक है। आज चीन हर कदम पर भारत को रोकता है, भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, उसका विरोध करता है, यूएन में भारत के खिलाफ वोटिंग करता है, और जिस भारत की मदद से वो आज यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बना है, उसी भारत को वो बार बार आंखें दिखाता है। शुरू के दिनों में भारत सरकार की पॉलिसी चीन से दोस्ताना रिश्तों की रही है। भारत को 1947 में आजादी मिली, जबकि 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। भारत चीन से संबंध को लेकर कितना गंभीर था, यह बात कई मौकों पर साबित हुई। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने की घोषणा की थी, तो भारत ने विरोध पत्र भेजकर इस मामले पर चर्चा की मांग की थी। जब चीन तिब्बत पर अपना नियंत्रण कर रहा था, तब तिब्बत के दलाई लामा इस बात का विरोध कर रहे थे, लेकिन चाइना की मिलिट्री बेहद मजबूत थी, इसलिए तिब्बत उसका विरोध नहीं कर पाया। दिसंबर 1950 में यूनाइटेड नेशंस में सदस्यता के लिए पूरे एशिया में पहला ऑफर भारत को मिला था, लेकिन भारत ने यूएन में चीन की सदस्यता की वकालत की। यह नेहरू की बड़ी गलती थी। जापान ने शांति समझौते में भारत को आमंत्रित किया था, लेकिन चीन को आमंत्रण नहीं मिला था। तब भारत ने चीन से दोस्ती निभाते हुए शांति समझौते में भाग नहीं लिया। यह नेहरू की दूसरी गलती थी। भारत अपने दोस्ताना रिश्तों को निभाने में लगा हुआ था, लेकिन चीन भारत के पीठ में चूरा घोंपने में लगा हुआ था। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने की घोषणा की थी, तो भारत ने विरोध पत्र भेजकर इस मामले पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन चीन ने इस मांग को सिरे से दरकिनार कर दिया। आखिरकार नेहरू ने चीन के इस कदम का समर्थन कर दिया और तिब्बत पर चीनी नियंत्रण हो गया। यह नेहरू की तीसरी गलती थी। चाणक्य नीति कहती है कि 2 बड़े देशों के मध्य अगर छोटे देश न हो तो टकराव की स्थिति बढ़ जाती है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तिब्बत का होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन नेहरू जी ने इस बात की गंभीरता को नहीं समझा और आखिरकार नेहरू ने चीन के तिब्बत पर कब्जा की घोषणा का समर्थन कर दिया और अपने ही बफर देश तिब्बत को हटा दिया, जो कि कालांतर में प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूल साबित हुई। 1954 में भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए पंचशील समझौता हुआ। उस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत में चीन शासन को स्वीकार किया और निर्णय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के विकास के लिए सहायक होंगे, न कि बाधक। फरवरी 1955 में भारत ने औपचारिक रूप से ताइवान पर चीन के दावे को स्वीकारा। जून सन 1954 में चीन के पहले प्रधानमंत्री जो एनलाई का भारत दौरा हुआ। जब चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया था, तब भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने चीन का साथ दिया। लेकिन चीन के मन में कपट था, वो बार बार भारत को धोखा देता गया। जनवरी 1959 को जो एनलाई ने औपचारिक रूप से भारत के अंदर नेफा
और लद्दाख के 40,000 वर्ग मीटर पर अपना दावा जताया। अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण चीन ने न केवल तिब्बत को अपने कब्जे में लिया बल्कि ताइवान को भी अपने कब्जे में ले लिया था। मार्च अप्रैल 1959 को दलाई लामा ल्हासा से बचकर निकल गए और चीनी सैनिकों से परेशान होकर दलाई लामा ने भारत में शरण ली। दलाई लामा को शरण देने के भारत के फैसले से चीन बौखला गया और उसने फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिसी के तहत पंचशील का उल्लंघन किया। चीन वैसे भी लड़ाई के लिए अवसर ढूंढ रहा था और यही से तनाव की स्थिति पैदा हुई और ये मुद्दा उसे मिल गया था। पंचशील समझौते के समय जो जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, अब वो केवल नारे भर ही रह गया था। सन 1959 के बाद से 1962 के बीच भारत और चीन के बीच छिटपुट संघर्ष होने लगा। भारत और चीन के मध्य खींची गई मैकमोहन लाइन का चीन लगातार उल्लंघन कर रहा था। जम्मू कश्मीर से लगी काफी हिस्सा चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। 10 जुलाई 1962 को करीब 350 सैनिकों ने चुशुल स्थित एक भारतीय चौकी को घेर लिया। क्योंकि भारत ने ताइवान और तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया था, इससे भारत अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भारत में सैन्य चौकियां बना रहा था, वो भी अपने क्षेत्र में। लेकिन चीन ने इसका विरोध किया। नेफा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, उस पर भी चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है और 1383 भारतीय सैनिक शहीद हुए। लगभग 3968 जवानों को चीन ने बंदी बनाया। इस युद्ध में भारत के 42,735 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा हो गया। भारतीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा था कि नेहरू की सरकार अपरिष्कृत और तैयारी के बारे में लापरवाह थी। सरदार पटेल ने चीन की चाल को पहले ही भांप लिया था। सन 1950 में ही सरदार पटेल ने नेहरू को चीन से सावधान रहने के लिए कहा था। चीन के खतरे को लेकर नेहरू को आगाह करते हुए एक चिट्ठी लिखी थी कि भले ही हम चीन को मित्र के तौर पर देखते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट चीन की अपनी महत्वाकांक्षाएं और उद्देश्य हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि तिब्बत के गायब होने के बाद अब चीन हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है। लेकिन सरदार पटेल की इस सलाह को नेहरू ने तरजीह नहीं दी। सही समय में सही फैसला नहीं लेना ही कूटनीतिक असफलता है और नेहरू ने अपनी इसी अदूरदर्शिता से पूरे देश को युद्ध की आग में झोंक दिया था। अब सवाल उठता है, क्या जवाहरलाल नेहरू की अदूरदर्शिता और कूटनीतिक असफलता से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ सबक लेंगे? क्या नेहरू की अपरिपक्वता और कुनीति को सुधार कर चीन को उसकी जगह याद दिलाएंगे? नैतिकता और आदर्शवाद के दिखावेपन से देश को मुक्त कराएंगे और नेहरू की भाईचारे की विदेश नीति में बदलाव लाएंगे? हाल में जिस तरह से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी तेज करने के लिए कहा है, तो क्या अब भी मोदी जी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाएंगे या उसकी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे? 1962 के युद्ध की पृष्ठभूमि में ही लता मंगेशकर ने 27 जून 1963 को देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये गीत नेहरू की मौजूदगी में गाया था और इस गीत ने प्रधानमंत्री के आंखों में आंसू ला दिए थे। कुछ याद